बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स और क्लास 10th है और चैप्टर नंबर इसका 10 है। इसके MCQs हम पढ़ रहे हैं, इसको चेक करेंगे इसके आंसर्स भी किस तरह से हैं। तो यहाँ पे कहता है अ गर्ल, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक। एक झील है, उसके अंदर एक लड़की क्या करती है, पत्थर को फेंकती है। वेव्स स्प्रेड आउट, और उसमें जब भी पानी में फेंकेंगे किसी पत्थर को तो उसमें वेव्स बन जाएंगे यहाँ पर। तो वेव्स स्प्रेड आउट होती हैं फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट द वाटर, जहाँ पे पानी के अंदर पत्थर गिरा है, स्टोन गिरा है, एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक। जो झील है उसके किनारे तक वो पानी पहुंचता है, यानी वेव्स उसके किनारे तक पहुंचती हैं। उसके डिस्पर्स करने से जब वो हिट करता है, स्टोन हिट करता है लेक के अंदर किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे वेव जनरेट होती हैं, वो स्प्रेड होके लेक पे पहुंचती हैं, लेक के बैंक पे पहुंचती हैं, किनारे पहुंचती हैं। शी नोटिस, वो नोट करती है, क्या नोट करती है, द डेट 10 वेव्स रीच द साइड ऑफ द पॉन्ड। जो तालाब है, लेक है, उसके किनारे तक 10 वेव्स पहुंचती हैं इन अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, बताइए वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो नंबर ऑफ वेव कितनी है, वर्ड में लिख दिया 10 वेव्स, तो 10 वेव्स हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेव को डिवाइड करें टाइम टेकिंग से तो वो आ जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, डेट इज का फ्रीक्वेंसी। तो 10 को डिवाइड करें 5 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी तो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टेकिंग रखें आप फार्मूला। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है इसका, कहता है वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, यानी कि तीनों टर्म आ गए यहाँ पर। रिफ्लेक्ट होना, मीडिया के अंदर नहीं जाना, वहीं से बाहर निकल जाना। रिफ्रैक्शन, मीडिया के अंदर से गुजरना। डिफ्रैक्शन यानी कि अंदर से किसी होल के जरिए स्प्रेड होना। द ईच ऑफ दीज विच रो शोज वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ वाटर वेव चेंजेस। कहता है स्पीड और वाटर वेव किसके अंदर, इन तीनों के अंदर में से किसके अंदर वाटर वेव्स की स्पीड चेंज होती है। तो हम जानते हैं सिर्फ एक ये रिफ्रैक्शन जो है, इसके अंदर स्पीड जो होती है वाटर वेव की वो चेंज होती है। बाकी रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के अंदर स्पीड जो है वेव की वो चेंज नहीं होती। तो ज़ाहिरी बात है ये ऑप्शन जिसमें ये कर सकती है, चेंज हो सकती है, वो यस है। किसमें, रिफ्रैक्शन में 2 जगह पे यस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें सारे ही यस दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन के अंदर स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होती, डिफ्रैक्शन के अंदर भी स्पीड ऑफ वेव चेंज होती। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पर नो लिख दिया इसने, तो नो तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर तो लाजमी चेंज होती है। तो पहला ऑप्शन इसलिए कैंसिल हुआ कि होती, इसमें तो होती है लेकिन इनमें नहीं होती, तो ए ऑप्शन गलत है। तीनों के अंदर स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होती, सिर्फ एक ही में होती है। ये आंसर कैंसिल हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया कि रिफ्लेक्शन जिसमें होती है उसी को ही नो कह दिया, तो ये भी आंसर आपका कैंसिल हो गया। तीसरा वाला जो है यस, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इनमें नहीं होता, तो इसका आंसर सी ही होगा। तीसरा डी कहता है कि नन, यानी किसी में भी नहीं, तो ये भी आंसर गलत है। तो ए और बी और सी, ए और बी और डी आंसर कैंसिल गलत है। आपका आंसर एक्चुअल क्या है, वो सी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, स्पीड जो होती है वाटर वेव की वो चेंज होती है, रिफ्लेक्शन के अंदर चेंज नहीं होती और डिफ्रैक्शन के अंदर चेंज होता है। आंसर क्या है उसका, सी है, सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है द डायग्राम, यहाँ 3 डायग्राम दिखाई जा रही हैं आपको वाटर वेव्स की। डेट मूव्स मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू अ शैलो रीजन। हमने पहले पढ़ा था शैलो रीजन वो होता है जिसमें हाइट ज़्यादा नहीं होती। डीप रीजन के अंदर हाइट ज़्यादा होती है। तो जैसे शैलो रीजन आ जाता है, हाइट कम हो जाती है, उनकी हाइट कह रहे हैं, डेप्थ जो है कम हो जाती है शैलो रीजन में। तो हम देखते हैं वहाँ पे स्पीड क्या उसकी स्लो हो जाती है, और वो क्या करता है, उसकी जो वेव लेंथ है वो भी कम हो जाती है। 2 चीज़ें हम चेक करते हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज करता है और दूसरी चीज़ उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो कहता है कि विच डायग्राम शो व्हाट हैपन टू द वेव्स, तो कहता है कि दोबारा पढ़ देते हैं। तो डायग्राम में शो कर रहा है कि वाटर वेव्स जो मूव कर रही हैं मोर स्लोली, किसमें ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, आफ्टर पासिंग इनटू अ शैलो रीजन। ये 4 हैं, किसमें आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, किसमें स्लो स्लो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि ये ऑप्शन ए जो है, इसमें देखें ये हमारे पास ये डार्क स्पेसेस नज़र आ रहे हैं हमारे पास, और ये बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं,
डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। तो ये आंसर ए तो गलत हो गया। अब यहाँ पे कहता है बी के अंदर क्या है कि वो जा रहा है, डायरेक्शन ज़रूर चेंज हुई। डायरेक्शन पहले ऐसे आ रहा था, अभी डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो कहता है डायरेक्शन तो चेंज हो गई, ठीक है, ये तो आंसर, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन दूसरी चीज़ हम क्या चेक करते हैं कि उसकी वेव लेंथ, यानी कि एक जो हमारे पास जो क्रस्ट है, देखें ये एक क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो फासला है आपका, ठीक है, तो वो आपका जो है ये वेवलेंथ रहता है। ये डार्क इमेजेस के दरमियान का जो फासला है ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ कम हो जाती है। ये फासले, इस फासले में देखें कितना बड़ा आपको फर्क नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें तो सेम ही डायरेक्शन है, ये तो आंसर कैंसिल हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं दिखा इसमें। और यहाँ पर भी देखें तो ये सेम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिर जा रहा है, ये भी आंसर कैंसिल हो गया, क्योंकि दो के अंदर डायरेक्शन चेंज हुई ही नहीं। डायरेक्शन चेंज लाजमी होती है, तो ये दो आंसर तो कैंसिल हो गए। अब ये दो बचे हैं, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो रही है। यहाँ सीधा जा रहा था, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यहाँ पे अप की तरफ हो गया, टिल्ट हो गया। लेकिन इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि जो एक डार्क इमेजेस है उनके दरमियान का जो फासला है ये थोड़ा है और ये ज़्यादा है। वेवलेंथ बढ़ नहीं जाती, वेवलेंथ कम हो जाती है। तो ये आंसर इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें ये फासला ज़्यादा था और ये फासला क्या हो गया, उसका कम हो गया। तो क्या हो गया, ये होगा आंसर, इसका सी आंसर कराएगा। एक तो ये कि डायरेक्शन चेंज हुई, इन दो में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इन दो में डायरेक्शन चेंज हुई थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी वेवलेंथ जो थी इसकी बढ़ गई। इसकी वेवलेंथ पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई। एक स्पेस से दूसरे स्पेस के में एक डार्क इमेज है, डार्क इमेज से दूसरे डार्क इमेज के दरमियान में जो रिजल्ट है वो वेवलेंथ है, वो यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ बढ़ती नहीं है, वेवलेंथ कम होती है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम हो गई। आंसर सी है, डायरेक्शन भी चेंज हुई और वेवलेंथ भी कम हुई। डायरेक्शन चेंज हुई, वेवलेंथ बढ़ गई, इसलिए आंसर ये नहीं कहलाएगा, आंसर इसका सी कहलाएगा। कहता है यहाँ पे द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर। ये एक बैरियर है, रुकावट है हमारे पास, विद अ गैप, इसमें गैप भी दे रहा है हमारे पास। तो डायरेक्शन इस तरह से आ रही है, वेव्स आ रही है हमारे पास, वाटर वेव्स हैं। यहाँ पॉइंट पी है, पी पॉइंट का क्या कहता है, कहता है द वेव रीचेज पॉइंट पी, वेव इसके अंदर से गुजर के इस पी पॉइंट पे पहुंचे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट डेट काज द वेव टू रीच द पॉइंट पी। इस एक्चुअली तो सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन डिफ्रेक्शन होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे भी जाएगा, एक सर्कुलर इमेज बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिफ्रेक्शन कहलाता है। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें इस पॉइंट पे पहुंचे वो डिफ्रेक्शन होगा। और किसी बैरियर में से गुजरने वाली जो वेव्स होती हैं वो डिफ्रेक्शन ही कहलाती हैं, डिस्पर्शन नहीं कहलाती। हमारे पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क है, वो भी नहीं है आंसर। तो आंसर इसका ए कहलाएगा, डिफ्रेक्शन प्रोसेस एक्चुअली है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। वाटर वेव पासिंग थ्रू अ डीप इनटू फ्रॉम डीप इनटू द शैलो रीजन, डीप से शैलो रीजन में जा रहा है वाटर वेव, देन रिफ्रैक्टेड, उसमें जाकर रिफ्रैक्ट हो गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन जी नहीं। हम जानते हैं जब भी शैलो रीजन के अंदर जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्टेड होगी रेज, डीप से शैलो में जाएगा तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी स्पीड भी चेंज होती है। यहाँ पे कहता है क्या चीज़ ऐसी जो सेम रहेगी। तो हम जानते हैं यहाँ पे दो चीज़ आ रही हैं, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी क्या होती है उसकी, वो कम हो जाती है। जब भी डीप से जाएगा शेलो के अंदर तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, और इसकी जो स्पीड स्लो हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। जो चीज़ चेंज नहीं होती वो होती है फ्रीक्वेंसी। आंसर बी। कहता है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एक वेव के अंदर एम्पलीट्यूड होता है, हाइट होती है, हमने स्टडी किया था, पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वेलोसिटी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है, लेकिन मास नहीं होता। मास का कोई वेरिएशन नहीं होता उसके अंदर। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वेव की, वो मास है। तो आंसर सी होगा इसका। कहता है व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी ऑसिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट और वो किस परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पे तो जाके जीरो हो जाएगी, वो तो कम से कम हो जाएगी स्पीड। एक्सट्रीम पॉइंट, हाईएस्ट बोले हैं, एक्सट्रीम बोले हैं, और हाईएस्ट है तो उसका अपोजिट में लोवेस्ट होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ से आप उसको डिस्टर्ब करके लेके जाते हैं किसी हाइट के ऊपर। तो हाइट पे ले जाएंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा,
उसको हाईएस्ट पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। तो एक साइड पे एक्सट्रीम है, हाईएस्ट है, दूसरी जगह पे क्या होगा, वो लोवेस्ट होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इसलिए आंसर इसका सी ही कहलाएगा। इक्विलिब्रियम वो होता है बीच, जहां से वो गुजर के ए पॉइंट, एक पेंडुलम में जब ऊपर गया और जब उससे नीचे आता है तो वो हाईएस्ट हो जाए, इसमें मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो वापस अपोजिट साइड में जाता है। आंसर सी इज द राइट आंसर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, कोई एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, तो बॉब जो है इसका एक्सीलरेट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया, टेंशन, विंड, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जाहिर बात है जब कोई पेंडुलम हमारे पास उसका जब बॉब एक्सीलरेट कर रहा होता है उसकी फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन से, तो एक्सट्रीम हाइट पे जाके जब वापस नीचे आ रहा होता है तो टेंशन की वजह से तो नहीं आता, टेंशन तो कैंसिल हो जाता है, हवा की वजह से भी नहीं आता ना, इनर्शिया की वजह से आता है, वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जी की वजह से आता है। और पेंडुलम के अंदर हम जो रखते हैं वो टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी रखते हैं। तो एल एक लेंथ होती है जिस पर डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा जी। लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट से वो इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। कहता है इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजिशन इज एट। कहाँ होगी, मीन कहाँ होगा, मीन जो होगा उसका वो सेंटर ऑफ द बाउल होगा। अर्थ नहीं कह सकते, एक्सट्रीम तो वैसे ऊपर होता है पॉइंट, वहां पे मीन पोजीशन नहीं खिलाई जाती, मीन पोजीशन कहते हैं सेंटर ऑफ द बाउल। फ्लोर ऑफ द बाउल भी नहीं कह सकते, अर्थ और फ्लोर ऑफ द बाउल नहीं कह सकते, जो सही आंसर है वो सेंटर ऑफ बाउल कहलाता है हमारे पास। इसका लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड। ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से होती हैं। फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से ही डैम्प होता है, अगर फ्रैक्शनल फोर्स ना हो तो कभी भी डैम्प नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जैसे हमने क्लॉक देखा है, पेंडुलम क्लॉक देखा है, तो उसमें हम चाबी भर देते हैं, तो वो चाबी क्या करती है, उसको वो एनर्जी देती रहती है, फ्रैक्शनल फोर्स को मिनिमाइज कर रही होती है, और वो पेंडुलम अपनी रफ्तार से चलता रहता है और टाइम को मेयर कर रहा होता है। तो फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है कि ऑसिलेशन जो होते हैं वो डैम्प हो जाते हैं टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स। लीनियर मोशन वगैरह ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है। जो राइट आंसर है आपका वो आपका फ्रैक्शनल फोर्स है। देखिए ये आपके एमसीक्यूज थे, होपफुल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टडी करेंगे इसके न्यूमेरिकलों की। देखिए ये जो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे, ये उनके हमारे पास क्या कहते हैं आंसर्स हैं। जो पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर भी सी है, और पहले मैंने जो फार्मूला लगाया था वो था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का आंसर भी सी, दूसरे का भी सी, तीसरे का भी सी, चौथे का ए, पांचवें का ए, छठे का भी सी, सातवें का भी सी, आठवें का डी, नवे का सी, 10वें का भी सी। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके प्रॉब्लम्स की। देखिए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव की। रेडियो वेव्स हैं जो हमारे पास रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, रेडियो एफएम वगैरह चैनल चल रहे होते हैं, इस तरह के चैनल जो होते हैं हमारे पास। तो कहता है कि वेवलेंथ आइए, वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा से जाहिर करते हैं, तो हमने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन। एक रेडियो स्टेशन है वो एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है किसी सिग्नल को, जिसकी वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, इसकी वेवलेंथ आपको मालूम करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज। तो 1300 किलो हर्ट्ज के ऊपर कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ बताइए क्या है। अब यहाँ पे एक समझाया है पहली बार आपको कि 1 किलो जहाँ पे लिखा होगा उसका होगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब मैंने आगे लिख दिया, उसको 1000 कहते हैं, किलो का मतलब 1000 कहलाता है हमारे पास। एंड द स्पीड ऑफ द वेव, रेडियो वेव, जो रेडियो वेव की जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है हमारे पास। तो पहली चीज कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, बताइए वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ को हमने लैम्डा को क्वेश्चन मार्क कर दिया। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, यानी कि जिसको दूसरे अंदाज में इस तरह कह सकते हैं कि 1300 किलो हर्ट्ज के ऊपर एक रेडियो स्टेशन एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, उसकी बताइए वेवलेंथ क्या है। तो लैम्डा हमें मालूम करना है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्ज था,
1300 अपनी जगह, किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया। मैंने इसको इजी सॉल्व करने के लिए दिखा दिया कि 3 जीरो है तो 3 और 2 ये 5 जीरो हो गए, हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया, किलो से सिंपल हर्ट्स में आ गया हमारे पास ये। इसके बाद है इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे कहता है कि रेडियो वेव जो है वो इसकी स्पीड ऑफ द रेडियो वेव है वो 3×8 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड जो होती है 3×10⁸, 10⁸8 2 4 6 8 0 कर दी मीटर पर सेकेंड। अब कहा था वेवलेंथ मालूम कीजिए, हमारे पास फार्मूला एक ही है, v = f लैम्डा हमारे पास। तो अगर हमें मालूम करना है, हमें यहाँ पे लैम्डा मालूम करना, तो f मल्टीप्लाई कर रहा है, f जाके डिवाइड करेगा, तो v को जाकर डिवाइड किया f ने। v कितना था वेलोसिटी, वो 3×10⁸ थी, 8 जीरो थे हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल रखा था ऊपर वो 13 और फिर ये 5 जीरोस थे, 5 जीरो से 5 जीरो कट गए तो ऊपर 3000 बचा, नीचे 13 बचा। डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 230.76 मीटर। तो कहता है कि अगर एक रेडियो सिग्नल जो है वो 1300 किलो हर्ट्ज का है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 230.76 मीटर होगी वेवलेंथ। अगर एक रेडियो स्टेशन 1300 किलो हर्ट्ज की सिग्नल जनरेट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ इतनी होगी 230। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, आसान था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। कहता है द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। एक वेव है जो मूव कर रही है किसी पॉन्ड में, तालाब में, और उसकी वेवलेंथ कितनी 1.6 मीटर है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 0.80 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी उसकी 0.80 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, बताइए स्पीड क्या होगी। तो पहले आपको क्या दे रहा है, वेवलेंथ दे रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर। सेकंड फ्रीक्वेंसी दे रहा है, यूनिट से भी चेक कर सकते हैं, मीटर है तो वेवलेंथ है, हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी है, तो 0.80 हर्ट्ज है, 90 हर्ट्ज है। क्या मालूम कर रहा है, वेवलेंथ। स्पीड मालूम करने को कह रहा है, हमारे पास वेवलेंथ दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है और स्पीड मालूम करना चाहता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, v = f लैम्डा होता है। f हमारे पास 0.80 था, लैम्डा कितना था 1.6 था, मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आसान सा सवाल था कि अगर एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई हो, वेवलेंथ दी गई हो, तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे। वेवलेंथ का यूनिट मीटर में है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट वो हर्ट्ज में है, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। इफ 50 वेव, 50 लहरें हैं, वेव्स हैं, पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरती हैं, इन द रोप, रस्सी है, एक रस्सी के अंदर एक पॉइंट के ऊपर से गुजरती हैं, कितनी 50 वेव्स गुजरती हैं, कितनी देर के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। नंबर ऑफ वेव्स भी आ गई और उसका टाइम टेकिंग भी आ गया। ठीक है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी बताइए, एफ क्या होगा, एंड द पीरियड यानी कि टाइम पीरियड बताइए। टाइम टेकिंग अलग चीज़ है, टाइम पीरियड अलग चीज़ है ऑफ द वेव। तो ये टाइम टेकिंग था, 50 लहरों ने जो टाइम लिया गुजरते वक्त, वो 10 सेकंड के अंदर 50 लहरें गुजरी, 50 वेव्स गुजरी 10 सेकंड के अंदर। तो बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उनकी और उनका कितना पीरियड था। ठीक है जी, और वेवलेंथ, इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रहा है तो उसको मीटर में करना पड़ेगा। अगर उसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट करें उसकी स्पीड। तो नंबर ऑफ वेव दे रखी थी, तो नंबर ऑफ वेव मैंने लिख दिया 50 वेव्स हैं, छोटा टी लिखा, टाइम टेकिंग को छोटे टी से लिखते हैं। कितना टाइम टेकिंग था, वो 10 सेकंड ले रहे, 50 लहरें गुजर रही थी किसी रोप के किसी पॉइंट से। देखिए मैं इसको एक तरह बना देता हूँ आपको, ये एक पॉइंट है और ये फर्ज कर लें ये वेव्स बन रही हैं, ये कितनी हो गई वेव्स, ये 50 वेव्स हो गई। ठीक है, और जो टाइम टेकिंग है इनका कितना है, वो है 10 सेकेंड है हमारे पास। तो 10 सेकेंड का टाइम पीरियड है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि उसको बताइए फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए। टाइम टेकिंग अलग था, वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर की है, जो एक यहाँ से एक यहाँ तक का जो लेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना, वो 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मीटर में हो गया। वेलोसिटी मालूम करनी है, फार्मूला हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, जब नंबर ऑफ वेव्स की बात हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की बात हो, नंबर ऑफ साइकिल्स की बात हो, फिर हम इस तरह लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेशन या नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ, ठीक है,
इस तरह से जो होगा डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी 50 थी, टाइम टेकिंग कितना था वो 10 था। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई वो आ गई 5 हर्ट्ज आ गई हमारे पास। अब हमें दूसरी चीज़ मालूम करनी थी, टाइम फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमें मालूम करना था वो था उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 1/f के। तो ये f निकाल चुके हैं, f को यहाँ रख दें f की जगह पे, फ्रीक्वेंसी जगह पे। तो t बराबर होगा 1/5 के, तो कितना आएगा 0.2 सेकेंड आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 5 से 0.2 सेकेंड। पेज टर्न करते हैं और उसके बाद अभी हमारे पास स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड का फॉर्मूला है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ अभी निकाला था हमने, वो 5 निकला था। नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड किया था टाइम टेकिंग से, तो फ्रीक्वेंसी निकली थी वो कितनी आई थी वो 5 आई थी। लैम्डा हमारे पास वो सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में जब किया था 0.08 बना था। दोनों को मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी रखा, वेवलेंथ की जगह वेवलेंथ रखा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका इस सवाल का एक और हिस्सा था जिसमें इसने कहा था उसके बाद कहा था कि इसकी बताइए टाइप क्या होगी। मैंने सवाल में लिखा नहीं, वो लिखा हुआ था उसके अंदर।